सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम 2 मिनट के ब्रेक के बाद दोबारा से आए हैं। तो जो मैंने लास्ट पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया था उसको मैंने जस्ट वर्डिंग्स में लिख के रखा है आपके लिए। एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं बता भी पढ़ भी देती हूँ आपके लिए। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग अ पर्टिकुलर वेलोसिटी रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। मैंने जैसे बताया था उस वाले एग्जाम्पल से कि जो 10 मीटर पर सेकेंड वाली वेलोसिटी है वो 10 पार्टिकल्स ही पोजेस करेंगे। मतलब ही नहीं, मतलब 10 अगर 10 पार्टिकल्स कोलिजन से पहले करे थे तो बाद में भी 10 पार्टिकल्स ही करेंगे। बट ये हाउएवर द वेलोसिटी ऑफ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल मे चेंज आफ्टर कोलिजन। अब एनसीईआरटी भी इस लाइन को एक्सप्लेन करता है बट अपनी वर्डिंग्स में। वो कौन सा एक स्पेशल वर्ड यूज करता है, वो यूज करता है डिस्ट्रीब्यूशन। वो इस स्पेशल वर्ड को यूज करता है किस लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए, इस वाली लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए ना वो सिर्फ एक वर्ड यूज करती है एनसीईआरटी, वो है डिस्ट्रीब्यूशन। कहते हैं दो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द इंडिविजुअल स्पीड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन चेंज, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स रिमेन कांस्टेंट। वही द वेलोसिटी ऑफ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में चेंज, इंडिविजुअल स्पीड्स में चेंज, सेम पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग अ पर्टिकुलर वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। एनसीईआरटी इसको इस भाषा में एक्सप्लेन करती है। मैं आपको कह रही थी इसको आप एक ग्राफ से भी समझ सकते हैं, वो ग्राफ मैं अभी बता देती हूँ, हालांकि वो ग्राफ आगे बहुत डिटेल में आता है। चलिए समझते हैं उस ग्राफ से, एक बार समझ ही लेते हैं, क्योंकि अगर मैं जब वो ग्राफ एक्सप्लेन करूंगी, मान लो मैं तब समझा रही हूँ और आपको ये पॉइंट याद ही ना हो, हालांकि ये पॉइंट भूलने लायक पॉइंट नहीं है, याद रखना है इसे। एक हम ग्राफ ऐसे ड्रॉ करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इधर रखते हैं, मतलब इधर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आते हैं, इधर वेलोसिटी आती है और ये एक ऐसा ग्राफ बनता है एट टेम्परेचर T1। यहां पे हम मान लीजिए ये वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड और नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो इस T1 टेम्परेचर पे 3 मीटर पर सेकेंड पे चल रहे हैं वो है 10। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये कंटेनर है जिसमें 10 पार्टिकल्स तो 3 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं और बाकी करोड़ों पार्टिकल्स है वो अपनी अलग किसी वेलोसिटी से चल रहे हैं। ये बात कर रही हूँ मैं T1 टेम्परेचर की। कितने मिनट पे, मान लो 8:30 पे मैंने देखा, मेरे पास ऐसी कोई टेक्निक आ गई जिससे मैं देख सकती हूँ कि कौन सा पार्टिकल किस वेलोसिटी से चल रहा है। 10 पार्टिकल्स 3 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं, बाकी पार्टिकल्स से मुझे कोई मतलब नहीं है जो 3 मीटर पर सेकेंड से नहीं चल रहे। मैंने 8:32 पे देखा, मैंने क्या देखा, अरे अभी भी 10 पार्टिकल्स ही चल रहे हैं। पर मैंने ये भी देखा साथ में कि जो 10 पार्टिकल्स पहले 3 मीटर से चल रहे थे उनमें से जो 5 पार्टिकल्स थे वो तो 10 से ही चल रहे हैं, 5 ने अपनी स्पीड बदल ली, पर कोई और 5 पार्टिकल्स थे जिन्होंने 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड अटेन कर ली। वही वाली बात होगी जो मैंने आपको पिछले पॉइंट में समझाई थी। और भी 2 पार्टिकल्स हैं जो 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं, C, D, E, F। 4 पार्टिकल्स हैं जो 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं। ये सीन है 8:30 का। 8:32 पे मैंने देखा कि 10 मीटर पर सेकेंड से C और D चल रहे हैं और 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं A, B, E, F। पर अगर मुझसे कोई पूछे कि 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी कितने पार्टिकल्स के पास है, 2 पार्टिकल्स के पास। 8:32 पे 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी कितने पार्टिकल्स के पास है, 2 पार्टिकल्स के पास। पर क्या वो 2 पार्टिकल सेम है? नहीं, पहले AB के पास थी, अब CD के पास है। अब AB के पास कौन सी आ गई, 20, और CD के पास कौन सी आ गई, 10। ये भी पॉसिबिलिटी थी कि B के पास वही रह जाए और सिर्फ एक ही बदले, हर पॉसिबिलिटी देखो। बट बस ये याद रखना है कि जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स के पास पहले 10 मीटर थी ना, उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स के पास अभी भी 10 रहे। तभी तो ये ग्राफ है। ध्यान से सुनो, ये ग्राफ ऐसे कैसे एक्सप्लेन कर रहा है भाई, ये भी बताओ। तो ध्यान से सुनिए, ये ग्राफ से कैसे पता चलता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पोजेसिंग अ पर्टिकुलर वेलोसिटी विल रिमेन सेम। मान लीजिए मैंने बोला कि T1, मैंने अब बुक्स में ना ऐसे ग्राफ बना हुआ आप देखेंगे, उसमें वहां पे ऐसे VRMS वाली VMPS दिखा रखा होता है। मान लीजिए ये T1 टेम्परेचर है,
टी इन इस ग्राफ को अगर मैं पढ़ना चाहूँ तो मैं कैसे पढ़ूंगी? T1 टेम्परेचर पे 3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी 10 पार्टिकल्स के पास है, ऐसे ही पढ़ा जाएगा। क्या इसमें वक्ता जो समझा रहा है आपको वो ये बता सकता है ये कितने मिनट पे देखा गया है? 8:30 पे, 8:32 पे, 2:10 पे, कितने मिनट पे देखा गया है? क्यों नहीं बता रहा वो कि कितने मिनट पे देखा गया है? क्योंकि उसको पता है मिनट मतलब ही नहीं रखते। उसको पता है कि 3 मीटर पर सेकेंड वाली वेलोसिटी 10 पार्टिकल्स ही पोजेस करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि पहले अगर 10 पार्टिकल्स में से ABCD अप टू J, ABCD जो भी है, इतने ABCD वटेवर उतने पोजेस कर रहे थे, तो अब हो सकता है QRST वाले पोजेस करें, बट नंबर ऑफ पार्टिकल्स अभी भी कितने रहेंगे? 10। कहने का तात्पर्य अगर पहले ABCD 10 मीटर पोजेस कर रहे थे तो हो सकता है कि QRST 10 मीटर, ये मैंने ना जो अल्फाबेट्स लिए ये मान लो पार्टिकल्स के नाम है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। बट नंबर ऑफ पार्टिकल्स पहले भी 4 ही थे, अभी भी 4 है, तभी तो हम एक ही, और हम यहाँ पे टेम्परेचर टाइम नहीं मेंशन करते। हर टाइम, किसी भी टाइम आप कंटेनर में देखो 10 ही पार्टिकल्स होंगे जो 3 मीटर पर सेकेंड। नहीं तो मान लो अगर ये 8:31 पे ये ग्राफ है, और हो सकता है अगर ये चेंज हो जाता, मान लो कुछ समय बाद 10 पार्टिकल्स ना होके मान लो 11 पार्टिकल्स इस वेलोसिटी को पोजेस कर रहे होते, तो ग्राफ तो ऐसा जाना चाहिए था। ग्राफ तो सेम रहता ही नहीं, ग्राफ तो ऐसे ऊपर नीचे कभी ऊपर होता रहता, हम एक ग्राफ बना ही ना पाते, राइट? तो ये पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, जिसकी इतनी डिटेल डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दी है। मैं आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछती हूँ, मजा आएगा उसको सुन के आपको भी। एक क्वेश्चन पूछते हैं, चलो। क्वेश्चन है विच एजम्पशन एक्सप्लेन्स द ग्रेट कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस। क्वेश्चन लिख भी देखती हूँ। क्वेश्चन हम लिखते हैं रेड पेन से। क्वेश्चन है विच एजम्पशन explains great compressibility of gases। ये क्वेश्चन है, आंसर इसका लिख लीजिए आप, बहुत इजी आंसर है, मैं पहले एक्सप्लेन करती हूँ। ये कंटेनर है, 4 गैस पार्टिकल्स फॉर कन्वीनियंस मैंने ज्यूम किए हैं। थोड़ी मेरी राइटिंग ऐसी सी है, मैं अच्छा लिख नहीं पाती बोर्ड पे। तो अब देखिए, मान लीजिए एक ये चीज है और एक ये चीज है। किसको आप कंप्रेस कर पाओगे? मान लो ये जो यहाँ पे आप ना इसके अंदर हाथ डाल रहे हो और आप यहाँ पे दबा पा रहे हो, यहाँ प्रेशर लगा पा रहे हो, ऐसे ऐसे यहाँ से आपने प्रेशर लगाया अंदर, तो आपको क्या लगता है ये दबेगा कि ये दबेगा? ये तो और दब ही नहीं सकता। तो इसमें किसका रोल है? साइज का रोल है ना भाई। स्मॉल साइज है तो दब रहा है, स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स है तो डिस्टेंस ज्यादा है, लार्ज साइज ऑफ पार्टिकल्स होता तो डिस्टेंस कम होता, दब ही ना पाता। और कंप्रेसिबिलिटी का मतलब ही दबना होता है। तो एक तो पॉइंट होगा स्मॉल पॉइंट साइज ऑफ पार्टिकल्स,
और यहाँ पे आपको एक और चीज दिख रही होगी कि इसमें इनका वॉल्यूम कम है, इसमें इनका वॉल्यूम ज्यादा है, तो स्मॉल वॉल्यूम मतलब ऐसे पार्टिकल्स जिनका साइज छोटा है और जो स्मॉल वॉल्यूम है वो इजिली दबा सकते हैं। मतलब दबाना इन सेंस ये नहीं कि एक पार्टिकल है उसको ऐसे दबाया तो उसकी शेप डीफॉर्म होके ऐसे, ये वाला कंप्रेसिबिलिटी नहीं होता है। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, पहले 4 मॉलिक्यूल्स अगर इतनी दूर थे तो कुछ समय बाद वो कैसे हो जाएंगे, ऐसे पास आ जाएंगे, और दबाओगे और पास आ जाएंगे। यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी का ये मतलब है, ये वाला मतलब से कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए। तो कब कंप्रेसिबल होते हैं, जब स्मॉल पॉइंट साइज होता है पार्टिकल्स का और छोटा वॉल्यूम होता है एक मॉलिक्यूल का। और गैसेस में ये दोनों प्रॉपर्टी होती है, तो इसीलिए गैसेस क्या होती हैं, कंप्रेसिबल। तो कौन सा assumption ऑफ केटीजी एक्सप्लेन करता है कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस, स्मॉल पॉइंट साइज पार्टिकल्स प्लस नेग्लिजिबल वॉल्यूम ऑफ द पर्टिकुलर ऑफ अ इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका why gases expand and occupy all the volume of a container? Answer, मतलब ये बेसिकली पूछ रहे हैं कि कौन सा पोस्टुलेट केटीजी का ये एक्सप्लेन करता है कि ये रीजन देता है कि गैसेस एक्सपेंड कर सकती हैं। तो नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने पढ़ा था केटीजी के फोर्सेस में पढ़ा था कि कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता गैस के बीच में। अगर मान लो मैंने ये कंटेनर लिया और गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता तो ये क्या पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर पाती, नहीं, ये तो ऐसे पास पास रहती है अट्रैक्शन के कारण। पर रियलिटी क्या है, रियलिटी तो ये है, रियलिटी ये तो नहीं है, ये है रियलिटी। अगर तो क्या कौन सा पोस्टुलेट केटीजी का रीजन देता है कि गैसेस एक्सपेंड करती है और पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती है, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ऐसे मजे के लिए कर रही हूँ ये क्वेश्चन कि मजा आया आपको, अच्छा ये रीजन था तभी ये एक्सप्लेन हो सकता है ऐसा। इनका कोई इतना वैल्यू नहीं है इन क्वेश्चंस का, मैं ऐसे ही बता रही हूँ बस। क्वेश्चन है व्हाई गैसेस हैव नो फिक्स्ड शेप। सोचिए फिक्स्ड शेप कब होती है बच्चों, ये सोचो आप। मान लो मैंने बोला ये मेरे पास मार्कर है, इसकी एक फिक्स शेप है, ये फ्लूइडिक नेचर नहीं है इसकी फिक्स शेप क्यों है। मान लो मेरे पास एक कंटेनर है सॉलिड स्टेट में, उसकी फिक्स शेप क्यों है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स एक जगह स्थिर हैं। मूवेबल होते हैं कि सॉलिड के पार्टिकल्स, आर सॉलिड पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूविंग or dislocating? No, they are only vibrating about their mean position. This is the main reason. Similar, अब मैं बोलूं अगर गैस के पार्टिकल्स भी अपनी जगह पर स्थिर हो जाएं तो वो भी एक फिक्स शेप एज्यूम कर लेंगे। पर क्या वो स्थिर होते हैं, हमने तो पढ़ा दे मूव विद ऑल पॉसिबल स्पीड्स इन ऑल डायरेक्शंस, एक पोस्टुलेट लिखा था फ्रॉम 0 to infinity, राइट। तो ये रीजन है कि गैस पार्टिकल्स की फिक्स शेप नहीं हो सकती। फिक्स शेप एक सब्सटेंस की तभी हो सकती है जब इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक फिक्स पोजीशन पर खड़े रहें, जो गैसेस में पॉसिबल नहीं है। अच्छा ये नहीं रेस एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, विच डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन shows that
collision is perfectly elastic between gas molecules, ideal gas. तो आंसर लिख लीजिए इसका, आंसर लिखिए। मैं बोलती हूँ, मैं समझा देती हूँ, लिखना लिखाना छोड़िए आप, क्योंकि ये तो हम जस्ट फन के लिए एक बार कि अच्छा ऐसा भी होता है, फैक्ट्स हैं ये, याद रखना है रखिए, नहीं रखना इतना कोई डिफिकल्ट नहीं, जरूरी भी नहीं। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या था? ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस ना होना। मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो रहा है, हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद में ओवरऑल सिस्टम की कांस्टेंट रहती है। अब हमें नहीं पता बढ़ भी, अगर हम जैसे हम मैथ्स में करते थे ना, गलत एज्यूम करके फिर प्रूव कर देते थे, हेंस आवर assumption was wrong because the final answer is contradictory, वैसे ही प्रूव करते हैं इसे। मान लीजिए परफेक्ट, हम मान लेते हैं लेट नॉन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं होता, मान लेते हैं परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता का मतलब क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी में या तो लॉस होता होगा कोलिजन के बाद, या गेन, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए हम लॉस वाली सिचुएशन ले लेते हैं, हमें तो प्रूव डिसप्रूव करना है ना इस स्टेटमेंट को कि परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता, हमें तो ये प्रूव करना है कि परफेक्टली इलास्टिक होता है। तो हम मान लेते हैं कि चलो परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता, नहीं होता का क्या मतलब हुआ कि काइनेटिक एनर्जी में या तो लॉस होगा या गेन, मान लेते हैं लॉस हो रहा है। तो पहले टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम थी 10 जूल, लॉस हुआ कोलिजन के बाद 9 जूल, फिर हुआ 8 जूल, एक टाइम आएगा 0 जूल, मतलब गैस मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी बची नहीं। काइनेटिक एनर्जी ना बचने का मतलब गैस मॉलिक्यूल्स एक जगह खड़े हो गए। क्या ये पॉसिबल है? अगर ऐसा पॉसिबल हो जाता तो गैसेस की फिक्स शेप आ जाती, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, बट वो तो नेचर में कभी ऑब्जर्व किया ही नहीं गया गैसेस की फिक्स शेप। तो hence our assumption was wrong, gas particles have perfectly elastic collision in them, that's the reason, so simple। अब हाँ, अब एक चीज बची आपकी पोस्टुलेट्स के टॉपिक में, वो चीज क्या है? वो चीज ये है कि हमें एनसीईआरटी पढ़नी है। अगर आप खुद पढ़ सकते हैं वेल एंड गुड, नहीं तो मैंने आपको बताया था जब मैंने गिस्ट ऑफ द चैप्टर बोला था हम एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे, उसमें से कई 2-3 पॉइंट्स आपको केटीजी के पोस्टुलेट्स में हो सकता है लैंग्वेज में अलग लगे, हो सकता है, कोई अलग बात नहीं है। जैसे केटीजी का लास्ट पोस्टुलेट जो एनसीईआरटी में लिखा है वो थोड़ा सा हट के लैंग्वेज में है, तो वो मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगी जब मैं एनसीईआरटी रीड कर रही हूँ अपने लेक्चर्स में। तो कोई जरूरत नहीं है एनसीईआरटी को पहले पढ़ने की। अगर आप मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं और मेरे साथ चल रहे हैं तो मैं आपको हर एक चीज इस चैप्टर की क्लियर करूंगी, और सिर्फ इस चैप्टर की ही नहीं, केमिस्ट्री की हर चैप्टर की चीज मैं आपको बहुत डिटेल में क्लियर करूंगी। नीड नॉट वरी, बीएससी लेवल तक पढ़ाऊंगी, नीट के हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। थैंक यू वेरी मच मेरा लेक्चर देखने के लिए। पसंद, आई होप पसंद आया हुआ आपको, एंड थैंक यू। पढ़ते रहिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते रहिए, अच्छे अच्छे काम करिए। बाय बाय।